हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एक और लेक्चर करेंगे बेटा रियल एनालिसिस में। कल मैंने आपको सबसीक्वेंस बताया था। आज अपने 4th यूनिट का एक पार्ट है और वो अधूरा रह रहा था, कॉशी अनुक्रम या मूल अनुक्रम। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉशी सीक्वेंस और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो इसकी डेफिनेशन पहले और फिर इस पर थ्योरम्स हैं। ठीक है, तो वही क्या कहता है, एक अनुक्रम, कोई भी अनुक्रम कॉशी अनुक्रम कब होता है तो उसके बारे में अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो एक अनुक्रम xn कॉशी अनुक्रम कहलाता है, एक अनुक्रम xn कॉशी अनुक्रम कहलाता है यदि, क्या कहता है वो, कि स्विच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत, स्विच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक n0 विद्यमान है, स्विच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक n0 विद्यमान है कि अनुक्रम के nवें पद में से अनुक्रम का mवां पद घटाएं तो उसका मान क्या आ जाए, लेस देन एप्सिलॉन आए। कब? जबकि n बड़ा या बराबर है n0 से और m भी बड़ा या बराबर है n0 से। तो कह रहे हैं अनुक्रम के nवें और mवें पद का अंतर एक निश्चित धनात्मक संख्या के बाद यदि आप चाहे जितना न्यून बना सकें तो वो अनुक्रम क्या कहलाता है, कॉशी अनुक्रम कहलाता है। तो कोई अनुक्रम कॉशी अनुक्रम में कब कन्वर्ट होगा, तो वो कह रहा है एक अनुक्रम xn कॉशी अनुक्रम कहलाता है यदि स्विच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक n0 विद्यमान है कि xn माइनस xm का जो मापांक है वो लेस देन एप्सिलॉन है। कब? जबकि n बड़ा है n0 से और m भी बड़ा है n0 से। तो अनुक्रम के nवें और mवें पद का अंतर एक निश्चित धनात्मक संख्या कौन सी, n0 है, इसके बाद चाहे जितना न्यून बनाया जा सके तो उस केस में अनुक्रम xn क्या कहलाता है, कॉशी अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, अब वो कहता है कि कॉशी अनुक्रम की परिभाषा हो गई, लेकिन वो कहता है कि इसकी एक सेकंड फॉर्म और है, वो भी कई बार अपन काम में लेते हैं, तो उसको भी देख लो। तो वो कहता है अतः यदि xn एक कॉशी अनुक्रम है, अतः यदि xn एक कॉशी अनुक्रम है, तब स्विच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तब स्विच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत, तब स्विच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक धनात्मक पूर्णांक n0 विद्यमान है कि कह रहा है यदि xn एक कॉशी अनुक्रम है तब स्विच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक धनात्मक पूर्णांक n0 विद्यमान है कि, उस केस में क्या लिख सकते हैं अपन, n की जगह तो n प्लस p लिख दिया इसने, और m की जगह इसने क्या लिख दिया यहाँ, xn लेस देन एप्सिलॉन। और उस केस में ये कहता है फॉर ईच n ग्रेटर देन इक्वल टू n0 फॉर ईच n बिलोंग टू n। तो यही डेफिनेशन है सेम, लेकिन इसका दूसरा रूप है। यहाँ n एक नेचुरल नंबर है, यहाँ भी n प्लस पी एक नेचुरल नंबर है, तो उसने n को रिप्लेस कर दिया n प्लस पी से। और वो कहता है जब भी n बड़ा है n0 से, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ दो नंबर n0 से बड़ा ले रहा था, यहाँ वो खाली एक ही नंबर n0 से बड़ा लेगा। तो xn प्लस पी माइनस xn यदि लेस देन एप्सिलॉन है तो भी ये परिभाषा किसकी है, कॉशी अनुक्रम की ही है। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ बेटा, कि कोई अनुक्रम कॉशी अनुक्रम है, ये सिद्ध करा लेते हैं कई बार। तो ये कहता है सिद्ध कीजिए, उदाहरण के लिए लिखता है वो, उदाहरण है सिद्ध करो। नई किताब में तो ज़्यादा उदाहरण दिए हैं, पुरानी में थोड़े से कम है। तो सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम 1/n फॉर ईच n बिलोंग टू n एक कॉशी अनुक्रम है, एक कॉशी अनुक्रम है। तो ये है तो अनुक्रम ही, लेकिन वो कहता है ये कॉशी अनुक्रम कब बन जाएगा, तो वो आप सिद्ध करो। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, nवें पद में से mवां पद घटाएंगे अनुक्रम का। तो वही कहता है nवां पद क्या है, 1/n, भाई इससे nवां पद ले लेंगे और mवां पद क्या होगा, 1/m, और इसका मान हम अपन क्या लिख सकते हैं, n
एन एम, अब अगर अपन एलसीएम लें तो इस केस में एन माइनस एम अपॉन एन एम, यदि एन बड़ा है एम से, और अगर एम बड़ा होगा एन से तो आप एम माइनस एन ले लेना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब उसके बाद वो कहता है कि ये चीज़ एक्स एन माइनस एक्स एम लेस देन लेनी है आपको एप्सिलॉन, यदि ये कब होगी, एन माइनस एम अपॉन एन एम, ये होता है किससे कम, हमेशा 1 अपॉन एन से। ये वाला जो फैक्टर है हमेशा किससे कम आएगा, 1 अपॉन एन से कम आएगा, और 1 अपॉन एन किससे, क्योंकि एन बड़ा है एम से, तो 1 अपॉन एन छोटा हो जाएगा किससे, 1 अपॉन एम से, ठीक है। और 1 अपॉन एम को यदि मैं लेस देन एप्सिलॉन ले लूँ, इस वाली चीज़ को, वो ये कह रहा है इस वाली चीज़ को यदि एप्सिलॉन से कम ले लूँ तो ऑटोमेटिक एक्स एन माइनस एक्स एम क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। तो वो यही कह रहा है यहाँ कि इट इम्प्लाइज एक्स एन माइनस एक्स एम इज लेस देन एप्सिलॉन, या इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एम, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच एन ग्रेटर देन एम। ये निकालना था अपने को, तो ये यहीं से निकलेगा बस, ठीक है। यदि एन बड़ा है एम से तो एक्स एन माइनस एक्स एम क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है, इसलिए ये अनुक्रम 1 अपॉन एन जो है क्या है बेटा, कॉशी अनुक्रम है। तो अनुक्रम 1 अपॉन एन, अनुक्रम 1 अपॉन एन कॉशी अनुक्रम है, ठीक है। अब वो ये कहता है कि इस पे थ्योरम चालू होंगी, तो एक थ्योरम क्या है, सबसे पहली थ्योरम कि प्रत्येक कॉशी अनुक्रम परिबद्ध होता है, ये अपन पहली थ्योरम कर रहे हैं इसमें। और ये थ्योरम क्या एक बड़ी थ्योरम में जाके कन्वर्ट होंगी बाद में, तो उसका प्रूफ अपन दे सकते हैं वहाँ भी। तो वो कहता है प्रमेय क्या है अपने पास कि प्रत्येक कॉशी अनुक्रम परिबद्ध होता है, ये सिद्ध करना है आपको। जैसे मैंने पहले लेक्चर में अपने करी थी ना सीक्वेंस के, कि अभिसारी अनुक्रम की डेफिनेशन बताने के बाद कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या होता है, परिबद्ध होता है। उसी मेथड से मैं इसको कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने बुक से डिफरेंट लिया है ये, ठीक है। तो वो ये कहता है कि माना कि एक्स एन एक कॉशी अनुक्रम है, माना कि एक्स एन एक कॉशी अनुक्रम है, माना कि एक्स एन एक कॉशी अनुक्रम है, ठीक है। और वो कहता है तब परिभाषा से प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट n0 बिलोंग टू n, देयर एग्जिस्ट n0 बिलोंग टू n, ताकि xm माइनस xn इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच, क्या लिखते हो आप, m ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट और n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, ठीक है। तो ये कॉशी अनुक्रम की परिभाषा लिख दी मैंने। और उसके बाद वो कहता है अब एप्सिलॉन बराबर 1 लेने पर, अब एप्सिलॉन बराबर 1 लेने पर n0 बिलोंग टू n प्राप्त होता है ताकि क्या लिख सकते हैं अपन, xm माइनस xn नॉट लेस देन 1 फॉर ईच m ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, ठीक है। तो इसने क्या रिप्लेस किया यहाँ पर कि m की जगह तो m ही रखा और n की जगह n नॉट लिख दिया, और वो कहता है जब भी m n नॉट से बड़ा या बराबर है तो इसका जो मापांक अंतर है वो क्या अपन ने लेस देन 1 ले लिया, ठीक है। और अब वो ये कहता है कि प्रत्येक कॉशी अनुक्रम, वो ये कहता है कि प्रत्येक कॉशी अनुक्रम अपने को क्या बताना है, लेस देन कोई एक पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो उसके लिए वो ये कहता है अब xm इज इक्वल टू लिखा जा सकता है, xm में एक चीज़ जोड़ दो और xm में एक चीज़ घटा दो। तो xm में पहले घटाएंगे हमेशा, मैंने रियल में समझाया आपको, और फिर उसी चीज़ को जोड़ देंगे, ठीक। और घटाया और जोड़ने के बाद ये चीज़ क्या लिखी जा सकती है, विच इज़ लेस देन इक्वल टू ट्राइंगल इनइक्विटी लगा दी बेटा, और इसका मान क्या आ जाएगा, xn नॉट। तो ये a मान लिया, ये b मान लिया, तो a प्लस बी किससे लेस देन इक्वल टू होता है, मॉड a प्लस मॉड b से लेस देन इक्वल टू होता है। और इस चीज़ को अपन क्या लिख सकते हैं अपन कि ये वाली वैल्यू अब किससे कम है, 1 से, तो विच इज़ लेस देन 1 प्लस xn नॉट
फॉर ईच, ये कब है? जब m बड़ा है या बराबर है n नॉट से। अगर ये नहीं लिखोगे ना तो ये चीज़ लिखनी बेकार है, गलत हो जाएगा। तो xm को अपन ने क्या दिखा दिया? 1 प्लस xn नॉट से कम दिखा दिया, जबकि m का मान क्या है? n नॉट से बड़ा है। तो ये वही, अगर आप अभिसारी वाली थ्योरम का मैंने प्रूफ एक प्रकार से लिया है कि n नॉट से बड़ी संख्याओं के लिए तो ये अनुक्रम के जो पद हैं वो क्या हो गए? एक निश्चित धनात्मक संख्या से कम हो गए। लेकिन यहाँ से और यहाँ तक के जो पद हैं उनके बारे में अभी अपन कुछ नहीं कह सकते। 1 से लेके n नॉट से पहले तक के पद, n नॉट माइनस 1 तक के पद, तो उनको भी अपन क्या कहेंगे कि भाई ये भी एक पर्टिकुलर नंबर से कम है। और फिर उसके बाद अपन कह देंगे कि पूरा अनुक्रम का प्रत्येक पद क्या है? एक निश्चित धनात्मक संख्या से कम है। तो उस चीज़ के लिए अपन लिखते हैं अब माना आपको वही लेक्चर पहले देखना पड़ेगा जो अच्छी तरह समझ में आएगा। वहाँ मैंने इनको अच्छी तरह समझा रखा है आपको। k इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, क्या लिखेंगे अपन? x1 x2 और xn नॉट माइनस 1। और फिर इसके बाद ये जो चीज़ है पूरी, जब m बड़ा है या बराबर है n नॉट से, तो ये किससे कम है? 1 प्लस xn नॉट से। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये नंबर और ये नंबर में जो मैक्सिमम है उसका मान मैंने क्या ले लिया? k। तो ऑटोमेटिकली अपने पास क्या आ जाएगा उस केस में, जिससे मॉड xn इज लेस देन इक्वल टू k फॉर ईच n बिलोंग टू n। ठीक है, फॉर ईच n बिलोंग टू n, जिससे अपन ने क्या लिखा? xn इज लेस देन इक्वल टू k फॉर ईच n बिलोंग टू n। इट इम्प्लाइज कॉशी अनुक्रम xn परिबद्ध है। इट इम्प्लाइज कॉशी अनुक्रम xn क्या है? परिबद्ध है। तो एक छोटी सी थ्योरम मैंने कराई है साथ में इसके। आज अपन ने क्या पढ़ा? कॉशी अनुक्रम की परिभाषा। ठीक है, उसका एक एग्जाम्पल, और फिर उस एग्जाम्पल के बाद मैंने एक थ्योरम कराई कि प्रत्येक कॉशी अनुक्रम जो होता है परिबद्ध होता है। ठीक है, अब वो ये कहता है कि जब ये चीज़ अपन ने पढ़ ली तो अपन ने उपानुक्रम की परिभाषा जैसे कल पढ़ी, उपानुक्रम पे थ्योरम पढ़ी, तो इन सब चीज़ों को कलेक्ट करो बेटा। और आपको मैंने अनुक्रम की जो परिभाषाएं पहले दी थी तरीके से, उनमें आपने अनुक्रम की परिभाषा, अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा, फिर अनुक्रम की सीमा और अनुक्रम का सीमा बिंदु, उन सबको अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्योंकि लास्ट में इसमें एक थ्योरम आएगी जिसमें सारा निचोड़ इसका अपने को लेना है। तो अनुक्रम की सीमा, अनुक्रम का सीमा बिंदु, और फिर उसके बाद अपन ने थ्योरम करी है प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है परंतु उसका विलोम सत्य नहीं है, अनुक्रम की सीमा अद्वितीय होती है। तो उन थ्योरमों को आप करो, उनके एग्जाम्पल करो और उसको पढ़ते रहो। ठीक है, और उसके बाद फिर अपन थोड़ा सा एक नया लेक्चर फिर शुरू करेंगे और चीज़ें वापस बताएंगे आपको। ठीक है, और आप कंटिन्यूटी और ये भी पढ़ते रहो बेटा अच्छी तरह से, डिफ्रेंशियलिटी भी पढ़ते रहो, क्योंकि टेस्ट अगर होते हैं तो अपन किस में से देते हैं ये अभी पता नहीं है अपने को भी।